नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या पर। आज मैं आप लोगों के लिए 19 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन इस वीडियो पर लेके आई हूँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी किनके द्वारा किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा मणिपुर INA परिसर द्वारा। ठीक है, मणिपुर INA परिसर द्वारा हाल ही में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि एक 165 फुट ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में मोइरंग में इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में फहराया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसके लिए पहले ही एक पोल लगाया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ठीक है, अमित शाह राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, 14 अप्रैल 1944 को भारतीय राष्ट्रीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली ने मोइरंग में भारतीय धरती पर पहली बार आज़ादी भारत का तिरंगा फहराया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जहां बात हुई है मणिपुर की, तो आइए मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, मणिपुर के नृत्य है मणिपुरी रासलीला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है और भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, समुद्र तल से 786 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इम्फाल अपने आश्चर्यजनक परिवेश और हरी भरी वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और मणिपुर विभिन्न जनजातियों की भूमि है। इम्फाल राज्य के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी पॉइंट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, उनका क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर होगा हामिश वेनेट। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है 35 वर्षीय न्यूजीलैंड के पेसर तेज गेंदबाज हामिश वेनेट ने अपने 17 साल पुराने क्रिकेट करियर से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, जिसमें 2021-22 सीजन आखिरी है। सेवानिवृत्त होने से पहले वेनेट ने सितंबर 2021 में पाकिस्तान के मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ T20 में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंजू सिंह का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से थी? तो हमारा राइट आंसर होगा वायुविद, टेलीविज़न निर्माता और अभिनेत्री। ठीक है, वो मंजू सिंह जिनका निधन हुआ वो वायुविद, टेलीविज़न निर्माता थी और एक अभिनेत्री थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, वायुविद हिंदी टेलीविज़न प्रस्तुता और अभिनेत्री मंजू सिंह का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। ठीक है, वह भारतीय टेलीविज़न उद्योग में अग्रदूतों में से एक थी और उन्हें दीदी के रूप में याद किया जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। वह 7 साल तक बच्चों के लिए कार्यक्रम खेल खिलौने की एंकर भी रही हैं। ठीक है, उन्होंने 1983 में एक टेलीविज़न निर्माता के रूप में शो थीम भारतीय टेलीविज़न पर पहला प्रायोजित शो के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, 1984 के बाद से एक कहानी साहित्य लघु चित्रों पर आधारित एक प्रमुख समय श्रृंखला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया? ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया? तो हमारा राइट आंसर होगा इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंडोनेशिया ने नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने और विश्लेषण का प्रमाण पत्र COA जारी करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत से कृषि उत्पादों के आयात को रोक दिया है। ठीक है, जिससे अनाज निर्यातकों में चिंता पैदा हो गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान का भागीदारी कौन बना? तो हमारा राइट आंसर होगा पेटीएम। ठीक है, पेटीएम हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान का भागीदारी बना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट पे। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि पेटीएम प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय के लिए एक आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी बन गया है। ठीक है, यह सुपरफास्ट, सुविधाजनक और सुरक्षित लेन देन के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने भुगतान गेटवे EDC इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीनों और QR कोड भुगतान विकल्पों की पेशकश कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों संग्रहालय जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि है, 21 अप्रैल 2022 को जनता के लिए खोला जाएगा। ठीक है, संग्रहालय के उद्घाटन से पहले PM मोदी ने संग्रहालय का पहला टिकट भी खरीदा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि संग्रहालय 271 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह 3 मूर्ति एस्टेट की साइट पर बनाया गया है। ठीक है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर के रूप में 16 वर्षों तक उनकी मृत्यु के बाद नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का पुस्तकालय NML से परिवर्तित होने तक कार्य करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों जहां बात हुई है पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना हुई है अगस्त 2010 में। ठीक है, और पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत के अंदर। ठीक है, पेटीएम के CEO है विजय शेखर शर्मा। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार हेतु किन्हें चयनित किया गया? तुम्हारा राइट आंसर होगा उड्डयन योजना को। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA की प्रमुख योजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड्डयन उदय दीक्षा आम नागरिक, ठीक है, को नवाचार सामान्य केंद्रित क्षेत्र श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु चुना गया है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल 2022 को पुरस्कार प्राप्त करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और यह पुरस्कार एक ट्रॉफी, स्कॉल और 10 लाख रुपये के प्रोत्साहन के साथ आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने में मिल सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार ने कितने साल पूरे किए? ठीक है, हाल ही में ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार ने कितने साल पूरे किए? तो हमारा राइट आंसर होगा 6 साल। ठीक है, 6 साल पूरे किए ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार ने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं इससे एक्स्ट्रा पॉइंट पे। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका, ई-नाम बतौर अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार नेटवर्क राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम की 6ठी वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है, कृषि फसलों या मालों के ऑनलाइन व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रमुख कार्यक्रम के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थोक मंडियों और बाजारों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ ई-नाम को लागू कर रहे हैं। ठीक है, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने गुजरात में किया भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन? ठीक है, ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन। तुम्हारा राइट आंसर होगा PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी ने
हाल ही में गुजरात में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। ठीक है, आइए चलते हैं इसके एक्स्ट्रा पॉइंट पे। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, यह प्रतिमा हनुमान जी के 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी है। ठीक है, यह दूसरा प्रतिमा है। तो पहला, तीसरा और चौथा प्रतिमा के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, ये जैसे दोस्तों ये दूसरी प्रतिमा है, तो आइए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, हनुमान जी की पहली ऐसी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में उत्तर में किया गया था। ठीक है, और मोरबी की मूर्ति पश्चिम में स्थापित की गई है। तीसरी प्रतिमा दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वर में स्थापित की जाएगी, और इसी तरह पश्चिम बंगाल में पूरब में अंतिम प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पहली प्रतिमा 2010 में, ठीक है, जो कि शिमला, हिमाचल के शिमला में उत्तर में किया गया है। ठीक है, ये उत्तर दिशा की ओर किया गया है। और पहला प्रतिमा, ठीक है, वो है आपका उत्तर दिशा में, हिमाचल प्रदेश के उत्तर दिशा में। ठीक है, और मोरबी की मूर्ति पश्चिम में स्थापित की गई है। ये जो नया मूर्ति अभी स्थापित किया गया गुजरात के मोरबी में, ठीक है, वो पश्चिम दिशा में है। उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया। अब पूरब और दक्षिण, तो दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वर में दक्षिण में स्थापित किया जाएगा ये मूर्ति। और इसी तरह जो चौथी मूर्ति होगी, तो वो आपका पश्चिम बंगाल के पूरब दिशा में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट पे। दोस्तों, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, मई में नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च करने की योजना बनाई है। ठीक है, जो उपभोक्ता के अनुकूल तरीके से सरकारी डेटा देगा और डेटा संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है दोस्तों, प्लेटफॉर्म जिसकी कल्पना 2020 में की गई थी, उद्देश्य सरकारी स्रोतों में डेटा को मानकीकृत करना और लचीला विश्लेषण प्रदान करना है। ठीक है, जो उपभोक्ताओं को कई डेटा सेट का उपयोग करके आसानी से डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का उद्घाटन किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा पांडुचेरी उपराज्यपाल ने। ठीक है, आइए जानते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि उपराज्यपाल डॉक्टर तमिल्ली साई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की उपस्थिति में पांडुचेरी में पहली बार आयोजित रहे समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, पांडुचेरी में 4 दिनों तक उत्सव की मेजबानी गांधी बीच, पोंडी मरीना और सैंड यून्स ऑफ पैराडाइज बीच करेगा। ठीक है, महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिता होगी। ठीक है दोस्तों, पांडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी और पांडुचेरी के उपराज्यपाल है डॉक्टर तमिल्ली साई सुंदरराजन। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो हमारा राइट आंसर होगा इजराइल। ठीक है, इजराइल ने किया आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, इजराइल ने एक नई लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, यह ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट कर सकती है। आयरन बीम दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, आयरन बीम को राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। यह हवाई रक्षा प्रदान करने में अच्छी तरह से मदद कर सकता है। ठीक है, और दोस्तों, आयरन बीम किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट करने के लिए
फाइबर लेज़र सिस्टम का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आयरन डोम रक्षा प्रणाली की एक बड़ी सफलता रही है, जिसके भीतर आने वाले रॉकेट आग के खिलाफ अवरोधन दर 90% है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जहां बात हुई है इजराइल की, तो आइए इजराइल के बारे में जान लेते हैं कि इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल के राष्ट्रपति है इसहाक हर्जग और इजराइल के प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। ठीक है, इजराइल के मुद्रा है इजरायली साकेल। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा 17 अप्रैल। ठीक है, 17 अप्रैल को हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, हर साल 17 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक सनावेल, ठीक है, के जन्मदिन के सम्मान में तारीख का चयन किया गया था। इस वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस का 31वां संस्करण है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 का जो विषय है इस साल का, वो जान लेते हैं कि इस वर्ष इस दिवस की थीम है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप नीति प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना। ठीक है, रखी गई है। इसका उद्देश्य लोगों और सरकारों को बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाना, ठीक है, और लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराकर बेहतर निदान प्राप्त करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के संस्थापक है फ्रैंक सनावेल और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया की स्थापना हुई है 1963 में और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया का मुख्यालय स्थान है मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का कौन सा संस्थापना दिवस मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा 128वां। ठीक है, 128वां संस्थापना दिवस मनाया गया पंजाब नेशनल बैंक का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल 2022 को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, स्थापना दिवस के अवसर पर पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल ने ग्राहकों के लिए कार्डलेस नगद निकासी सेवा और वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग लेन देन के लिए पीएनबी वन नाम से अपने मोबाइल ऐप पर एक विभिन्न सेवाएं भी शुरू की है। ठीक है दोस्तों, पीएनबी की स्थापना महान स्वतंत्र सेनानी लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी, जिन्हें सन 1894 में स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होने के बाद शेर पंजाब, पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, जहां बात हुई है पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना हुई है 1894 में और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ है अतुल कुमार गोयल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है जो द नेम यू कैन बैंक ओपन। ठीक है, द नेम यू कैन बैंक ओपन, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दानिश ओपन स्विमिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो हमारा राइट आंसर होगा साजन प्रकाश। साजन प्रकाश ने दानिश ओपन स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, शीर्ष भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर वाटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इस साल अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हुए प्रकाश ने पोडियम पर खड़े होने के लिए घड़ी को 1 घंटा 59 मिनट 27 सेकंड पर रोक दिया। ठीक है दोस्तों, इससे पहले केरल के तैराक ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए हिट में 2 घंटा 3 मिनट 67 सेकेंड का समय लिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिबाधित
लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है? तुम्हारा राइट आंसर होगा नागपुर। नागपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष है, नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नागपुर की 96 साल पुरानी संस्था द ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन नागपुर TBRN एक और समष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम इस विचार के पीछे से संगठन है। ठीक है, चैनल विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।